नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के साथ युद्ध में कूदना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है, महंगा पड़ता दिखाई पड़ रहा है और यहां तक कि अब उनकी जान को भी खतरा नजर आने लगा है। जिस तरीके से वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में उनको टारगेट करके हमला किया गया, उसको देखते हुए यह साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के बीच कितने बदनाम हो चुके हैं, उनकी छवि कितनी धूमिल हो चुकी है और उनके बारे में अब अमेरिका की जनता के भीतर कितनी नाराजगी और कितना गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। और केवल ईरान की लड़ाई ही नहीं, चूंकि ईरान की लड़ाई में कूदने के पीछे जिस वजह को माना जा रहा है, यानी बेन्यामिन नेतान्याहू को, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू के दबाव को माना जा रहा है। और नेतान्याहू इतना ज्यादा दबाव बनाने में क्यों सफल हो गए, उसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है एप्स्टीन फाइल्स की। जो एप्स्टीन फाइल दुनिया भर में चर्चा का विषय रही, भारत में भी उसको लेकर हंगामा लगातार जारी है। लेकिन वही एप्स्टीन फाइल, उसी में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आना, उनके अपने लोगों का नाम आना और उस वजह से ब्लैकमेल करने के आरोप लगना और उस ब्लैकमेलिंग में आकर अमेरिका को युद्ध में झोंक देना, यह आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहे हैं। अब जो हिल्टन होटल में जिस हमलावर को पकड़ा गया है, उसका कोल टॉमस एलन नाम है, उनका 31 साल के हैं टॉमस एलन। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति बहुत ही प्रबुद्ध है, मैकेनिकल इंजीनियर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, नासा में काम कर चुका है और यही नहीं, वो टीचर है, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के भीतर अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस तरह की भावना आ जाए कि वो उनकी जान लेने पर उतारू हो जाए, और केवल उन्हीं की नहीं, इस जो हमले के पहले एक दस्तावेज मिला है अपने परिवार को, उन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया था कि उनका मकसद क्या है। उस मकसद में अपने मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लोगों से उनको जबरदस्त नफरत है। नफरत इसलिए है कि इन लोगों को उन्होंने पीडोफाइल, रेपिस्ट और देशद्रोही बताया है और यह कहा है कि ऐसे लोगों का मैं साथ नहीं दे सकता, ऐसे लोगों को अमेरिका का नेतृत्व नहीं दिया जाना चाहिए। यह मैनिफेस्टो उन्होंने इस हमले से पहले अपने परिवार के पास भेजा था। अब उस मैनिफेस्टो की जांच की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन ये टॉमस एलन का जो प्रोफाइल है उसको देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर उनका कोई ऐसा निजी मकसद नहीं था, कोई प्रसिद्धि पाने का मकसद रहा हो, ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, इंजीनियर और अभी युवा है, वो 31 साल के हैं, टीचर है, पढ़ाते भी हैं और नासा में काम कर चुके हैं, यानी बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति। वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और पूरे उनके प्रशासन को लेकर उसके मन के भीतर कितनी ज़्यादा एक नफरत पैदा हो गई है और सीधे सीधे कह रहा है कि मैं जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लिखा है कि उनको वो 3 बातें कह रहे हैं, एक तो कि पीडोफाइल, रेपिस्ट और देशद्रोही। अब इन तीनों शब्दों का मतलब सीधे सीधे ईरान युद्ध की घटना से जोड़कर देखा जा सकता है। इसलिए देखा जा सकता है ईरान युद्ध में अमेरिका की जनता किस तरह से आरोप लगा रही है, ईरान युद्ध को लेकर वहां की सेना किस तरह से आरोप लगा रही है, वहां के डेमोक्रेट्स यानी विरोधी पार्टियों के लोग आरोप लगा रहे हैं। वो तो एक आप स्वाभाविक रूप से उसको समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को आप स्वाभाविक नहीं समझ सकते हैं। और दूसरी बात, उनकी अपनी पार्टी के भीतर यानी रिपब्लिकन के भीतर कितना असंतोष है, ये बात दिखाई पड़ रहा है। और ईरान युद्ध में झोंकने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है, वो कारण यही है कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से बेन्यामिन नेतान्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से ट्रंप ने पूरे देश को और यहां तक कि पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। अब कई महत्वपूर्ण बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं, इससे पहले भी उन पर हमले हुए। 2024 में आपको याद होगा, एक रैली पेंसिल्वेनिया में, एक रैली हो रही थी, उस समय उन पर किसी ने गोली चलाई, गोली बिल्कुल उनके कान को छूती हुई निकल गई थी, बहुत साफ साफ बच गए थे। उसके बाद 24 में ही एक और घटना हुई, फ्लोरिडा में एक गोल्फ क्लब में वो थे और वहाँ पर झाड़ियों से छिपकर किसी ने गोली चलाने की फिराक में था वो व्यक्ति और बंदूक के साथ पकड़ा गया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमला हुआ है और इस हमले की एक एक पल की जानकारी टॉमस एलन के पास थी। पूरा यात्रा की ये जो तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन इस होटल में वो पहुंचते हैं हथियारों के साथ। तो पहले तो बहुत बड़ी
बात यह है कि इसमें जो सुरक्षा की चूक दिखाई पड़ रही है, ये भी एक अहम मसला है कि एक व्यक्ति हमले के मकसद से और गन लेकर वो पहुंच जाता है। गन कल्चर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है और बड़ा उसका विरोध भी हो रहा था। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यही डोनाल्ड ट्रंप गन कल्चर के बड़े समर्थक रहे हैं। बहरहाल, और टॉमस एलन उस बंदूक के साथ वहां पहुंच भी जाते हैं, हमला कर देते हैं, और बाकायदा उन्होंने बता रखा था कि उनके हमले में ट्रंप प्रशासन में निचले स्तर के कर्मचारी से लेकर टॉप मोस्ट लेवल के जो लीडर्स हैं वो सब उनके निशाने पर थे। और ये एक कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब था जिसमें यानी तमाम पत्रकारों को एक पार्टी रखी गई थी उनके लिए, उसमें ये पहुंच जाते हैं और करीब 2500 लोग उस समय मौजूद थे वहां पर। हमला वो करते हैं, हमले की आवाज़ आती है, कई पत्रकारों को लगता भी है कि हमला हुआ है, तब तक ये नहीं समझ में आया कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही गोलियां चलने की आवाज़ आती हैं, तो चूंकि अब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उस गन कल्चर आसानी से खरीदी जा सकती है बंदूक, लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है अमेरिका में, तो उन्होंने एक बंदूक ले ली, महंगी बंदूक ले ली, काफ़ी बहुत ही एक बेहतर किस्म की। लेकिन गोलियां चलाना कोई पेशेवर अपराधी तो थे नहीं, टॉमस एलन तो गोलियां चलाने लगे और उस समय कुछ लोग घायल ज़रूर हुए। और लेकिन इस दौरान भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। अब आप ये देखिए कि जो सीक्रेट सर्विस है, जो राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में लगी रहती है, उस सीक्रेट सर्विस के लोग सबसे पहले जेडी वेंस को बचाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पकड़ कर ले जाते हैं। वो वीडियो वायरल हुआ है, उसकी पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी टिप्पणी की है। और जेडी वेंस को पहले बचाने की कोशिश होती है, उनको उठाकर वहां खींच कर ले भी जाते हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी और उनके साथ और लोग हैं, फिर उनको बचाने की कोशिश होती है। ट्रंप लड़खड़ा कर गिर भी गए, बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े भी हैं। लेकिन इस घटना ने कई सारी चीज़ों को एक साथ सामने रख दिया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में इतने अलोकप्रिय होने के बावजूद ईरान को लेकर इतना ज़्यादा उस लड़ाई में अपने आप को क्यों उलझाए हुए हैं। हालांकि इस घटना के बाद बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि ईरान के साथ हमारी कहीं किसी जगह किसी की मध्यस्थता में बात नहीं होगी, जो कुछ बातचीत होगी अब टेलीफोन पर होगी, सीधे बातचीत होगी। और अब वो अपने जो जेडी वेंस के साथ अपने दोनों जो वार्ताकारों को यानी स्टीव विटकॉफ और कुशनर को भेजने वाले थे, अब उनको कहीं नहीं भेजेंगे। अब जो कुछ बातचीत होगी अब वो टेलीफोन पर होगी। यानी सीधे सीधे अब कह रहे हैं कि अब इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब यहां तक पहुंचने का अब ये मतलब है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले दिन में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि अब इस लड़ाई से हम पूरी तरह अपना हाथ खींच ले रहे हैं। क्योंकि अब उनको भी पता चल गया कि अब देश की जनता अगर इस तरीके से उनके खिलाफ दिखाई पड़ रही है, उनसे नाराज़ दिखाई पड़ रही है, और नाराज़गी का ये स्तर नफरत तक जा चुका है कि इतनी नफरत की उनकी जान लेने पर लोग तुले हुए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि भाई अब ब्लैकमेल आप कर ही लोगे तो फिर क्या कर लोगे, आप बहुत ब्लैकमेल में क्या करोगे, आप तमाम उनके जो दस्तावेज हैं, सबूत हैं, वो जारी कर दोगे। हालांकि और देखिए, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी झुझलाए भी दिखाई पड़े। एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू के दौरान, एक महिला रिपोर्टर ने उनसे पूछा इसके बारे में, तो महिला रिपोर्टर को बहुत उल्टा सीधा कहने लगे और कहा उन्होंने कि मैं रेपिस्ट नहीं हूँ। भाई ठीक है, अब आप रेपिस्ट नहीं है तो आपकी जनता अगर ये आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप इसी वजह से ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, तो आखिर आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब नेतान्याहू करें, ब्लैकमेल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता उनकी इतने खिलाफ जा रही है और यहां तक कि अब सेना भी उनके खिलाफ दिखाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति में वो ईरान के साथ लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे और इस लड़ाई में उनको कुछ मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट भी उनको छोड़ना ही पड़ेगा, ये बात तय हो गई है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान के साथ अगर आपने वहां फिर से हमला कर दिया ईरान के ऊपर, तो बहुत बुरा नतीजा उसका होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं। तो अब शायद वो और अपने वार्ताकारों को अब ना भेजने का फैसला, जिस तरीके से जलील हुए कि ईरान के विदेश मंत्री वहां होने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं, ट्रंप तैयार हो गए थे। इतने सब के बाद उनको लग रहा है कि अब बेइज्जती का स्तर बहुत बढ़ता चला जा रहा है।
अमेरिका की जनता अब देश की इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और ईरान का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यह सारा कुछ जो हो रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप की जिद के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़ाई में अपने देश को झोंका है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ईरान की अमेरिका के साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से वो उस पर हमला कर दे। तो बातें जहां तक पहुंच रही हैं वो साफ दिखाई पड़ रही हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई से औपचारिक रूप से वापस अपने हाथ खींचने होंगे, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब ये होता कब है ये देखने वाली बात होगी। पर परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अब पहुंच गए हैं मॉस्को। इसके पहले वो पाकिस्तान आए थे, इस्लामाबाद, फिर ओमान गए और अब मॉस्को पहुंच गए हैं। ये सारे समीकरण भी जो बनते दिखाई पड़ रहे हैं ये सब भी अमेरिका के लिए संकट खड़ा करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप लाइक करते हैं, हम वीडियोस को लाइक करेंगे तो एक और उस पर ऑप्शन आता है हाइप का, HYPE करके आएगा, आप उसको भी क्लिक कर दीजिए। उसको क्लिक करने से आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे।